तो पिछली क्लास में हमने पहली क्लास में पढ़ा था संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, देन नेक्स्ट क्लास में हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बाकी के फैक्ट रिकवर किए थे, देन हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा था। ठीक है, अब फंडामेंटल राइट्स में हमने आर्टिकल 12, 13, 14 और 15 ये 4 आर्टिकल्स ओवरऑल कवर कर लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे। आई होप आप लोग पढ़ कर आए हैं, हाँ या ना। आर्टिकल 13 क्या कहता है? डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल 13 राज्य की परिभाषा नहीं, विधि की परिभाषा बताता है। आर्टिकल 12 जो है वो डेफिनेशन ऑफ स्टेट बताता है जिसमें, और आर्टिकल 13 में डेफिनेशन ऑफ लॉ दिया गया है। यहाँ पर मैंने बताया था इसमें 4 सब आर्टिकल्स हैं, 13(1), 13(2) और 13(4) हमें पढ़ना है बेसिकली। तो डेफिनेशन ऑफ लॉ जो है विधि की परिभाषा किस में दी है? 13(4) में दी है। ठीक है, और उसके बाद में आर्टिकल 13(1) में दिया है ग्रहण का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स। इसका मतलब बताया था कि ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पर लागू होता है, हाँ या ना। मतलब संविधान पूर्व के जो कानून है डेट इज कॉल्ड प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, उनके ऊपर इंप्लीमेंट होता है। इट मीन्स यदि उनके द्वारा फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो उनको नल एंड वॉइड कर दिया जाता है। इट मीन्स उनको हाइड कर दिया जाएगा, छुपा दिया जाएगा, है ना, उनका कोई महत्व नहीं रह जाता है। बट पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज के ऊपर एक नया सिद्धांत लगता है, आर्टिकल 13 सब आर्टिकल 2 में है, डेट इज कॉल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, पृथक्करणीयता का सिद्धांत। उस पृथक्करणीयता के सिद्धांत के अनुसार कि संविधान के बाद के जो नियम कानून होते हैं, संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उसके बाद जो कानून लागू हुए उन कानूनों का यदि कोई क्लॉज फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है तो उसको क्या कर देंगे, उस पार्ट को अकेला हटा देंगे, पूरे पार्ट को रहने देंगे। ठीक है, चलो तो ये पॉइंट याद रखना। अब आर्टिकल 16 हो गया था, 17 की बात करते हैं। आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 कहता है समाज में अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता क्या होती है? अस्पृश्यता का सीधा सा तात्पर्य का था जो छुआछूत होती है ना। छुआछूत मतलब एक प्रकार से पहले के समय में माना जाता था कि छुआछूत अपने आप में एक बीमारी भी समझी जाती है। 4 पुरुषार्थ चातुष्टय हमने एक सिद्धांत सुना है, ठीक है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त है उसमें 4 वर्णों का वर्णन किया गया है। पहले क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण, पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और शूद्र। तो यहाँ पर ये 4 वर्ण व्यवस्था है। ऋग्वेद में लिखा गया है जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद् द्विजुच्यते। इट मीन्स कि प्रत्येक व्यक्ति जन्म से शूद्र है, वह उसके संस्कार के द्वारा उच्च वर्ण प्राप्त करता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा, अर्थात 4 वर्ण मेरे द्वारा सृजित है और उनके गुण और कर्म के आधार पर मैं उनको अपना अपना विभाग देता हूँ। मतलब ये जन्म आधारित नहीं थी ये व्यवस्था, ये किस आधारित थी? कर्म आधारित थी। आगे चल के थोड़ा पुरोहितों का इन्वॉल्वमेंट होता है, पुराणों में ऐसी व्यवस्थाएं कर दी जाती है। मनुस्मृति में खास तौर से ये व्यवस्था कर दी गई। जो दलित वर्ग था, सेवक वर्ग, उसको अछूत मान लिया गया क्योंकि उनका रहन सहन, खान पान, वो चीज़ें थोड़ी गंदी थी या उस तरीके की मजबूरियाँ हुई होंगी, तो उनको मान लिया गया अछूत वर्ण। ठीक है, अब मध्यकाल, प्राचीन काल में इनके साथ बहुत अत्याचार हुआ। आप चल रहे हो तो पीछे आप झाड़ू बांध के चलो कि आपकी धूल भी साफ होती जाए। सामुदायिक जलाशयों से आप पानी नहीं भर सकते, है ना। वेदों का आप श्रवण भी नहीं कर सकते, कानों में गरम तेल डाल दिया जाएगा, शीशा डाल दिया जाएगा। तो ऐसी परिस्थितियों से ये निकले। तो समाज में जब हम स्वतंत्र हुए तो स्वतंत्रता एक वर्ग को नहीं, पूरे के पूरे समाज को, पूरी आपकी मानव के जो भारत के नागरिक हैं सबको मिलनी चाहिए और सब प्रकार से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, हाँ या ना। तो इसलिए प्रयास किया गया कि आर्टिकल 17 में ये प्रबंध जोड़ दिया गया कि सामुदायिक स्थलों पर छुआछूत को प्रमोट करना, अनटचेबिलिटी प्रमोट करना इज अ क्राइम। इसको एज अ क्राइम कंसीडर कर दिया गया। इट मीन्स आप अपने घर पर, अपने कुएं से किसे पानी भरने देते हो, किसे नहीं भरने देते, ये आपका व्यक्तिगत मत है। इसमें शासन हस्तक्षेप नहीं करेगा, है ना। लेकिन एक सामुदायिक जो गांव का कुआं है, जो शासन द्वारा स्थापित है ना, जो सरकार की फंडिंग से बना है, सामुदायिक जलाशय है, मंदिर है, वहां पर आप किसी इंडिविजुअल को जाति के आधार पर प्रवेश करने से नहीं रोक सकते। ठीक है, तो ये पॉइंट निकल कर यहां पर आते हैं। आर्टिकल 17 क्या कहता है?
तो छुआछूत का अंत की यहाँ पर बात करता है। इसमें किसी को कोई डाउट? ठीक है, ठीक। इसमें क्या हुआ, 1955 में एक एक्ट आया। 1955 में एक एक्ट के थ्रू इसको बहुत ज़्यादा टफ बना दिया गया। इसमें अमेंडमेंट हुआ 1955 के एक्ट में 1976 में, उसके थ्रू भी इसमें और ज़्यादा प्रोविजन सेट किए गए और ज़्यादा सख्त बना दिया गया। तो भारत में छुआछूत पूरे तरीके से बंद है। आपको केवल इतना सा याद रखना है, छुआछूत का अंत किस आर्टिकल में है ना? एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी मेंशन्ड इन विच आर्टिकल? इट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 17 पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज फंडामेंटल राइट्स। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? ठीक है, इसको लिख लो। लिख लिया? ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो वर्डिक्ट दिया उसने ये कहा कि किसी भी व्यक्ति को जाति सूचक शब्दों से अपमानित करना क्या माना जाएगा? क्राइम माना जाएगा। इस तरीके का यदि कोई आप कृत्य करते हो तो आपको सजा भी दी जा सकती है। किसी भी दार्शनिक और ऐतिहासिक आधार पर, ऑन द बेस ऑफ हिस्ट्री एंड फिलोसॉफी, यदि आप इसे राइट प्रूव करने की कोशिश करते हो, आप कहते हो कि यह दार्शनिक और ऐतिहासिक आधार पर बिल्कुल सही है, तब भी आपको न्यायालय दंडित कर सकता है ना? इवन आपको चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। और ऐसे कांड में जब आप छुआछूत को प्रमोट करते हो या आप उसे खुद उस पर एक्टिव होते हो तो आपको मैक्सिमम 2 साल की सज़ा हो सकती है। कितनी? मैक्सिमम 2 ईयर की सज़ा, पनिशमेंट मिल सकती है। देन आपको इसमें अर्थदंड, फाइन भी लग सकता है। इज डेट क्लियर? और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था बना दी है। फिर राजीव गांधी की सरकार आती है, तो राजीव गांधी की सरकार ने 1989 में SC/ST एक्ट लागू किया। SC/ST एक्ट लागू किया, अनुसूचित जाति व जनजाति अधिनियम 1989। ये पूरा का पूरा अधिनियम 2019 से पहले के सिलेबस में MPPSC पूछता था, है ना? ऐसे 4-5 एक्ट आते थे, तो अब तो एक्ट पूछना बंद कर दिया। और यहाँ से लगभग 17-18 क्वेश्चन PSC ने हर साल पूछे, और इतने ईजी हो गए थे कि बच्चे 18 में से 16-17 क्वेश्चन सब लोग सही करके आते थे। इनकी धाराएं थी, सेक्शंस थे, जिन्हें याद करना आसान हो गया था। धीरे धीरे बार बार पढ़ के, लिमिटेड सेक्शन था, तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन खींचते थे, कह देते हैं, है ना? SC/ST एक्ट को कह देते हैं। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें ठीक। अब आगे लिखना इसके बाद में। तो आर्टिकल 17 बिल्कुल पूरे तरीके से समझ में आ गया। चलिए अब हेडिंग डाल लीजिए आर्टिकल 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 18, आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 क्या कहता है, थोड़ा इसको समझ लो। ये बात करता है उपाधियों के अंत की, उपाधियों के अंत की। उपाधियों का अंत, इट मीन्स एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। क्या होता है? एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स क्यों जरूरी हो गया देश में, इस पॉइंट को हल्का सा समझ लो। यहां पर एक प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल को ऐसे समझ लेना कि सबसे पहले पुराने समय में जमींदार, राव बहादुर की उपाधियां चलती थी। अंग्रेजों के ज़माने में सर की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि प्रदान की जाती थी, है ना? पैरामाउंट सी पावर दे दी गई थी। तो यहाँ पर यह दिक्कत हुई कि एक व्यक्ति जब 10 व्यक्तियों के बीच में खड़ा रहता है और उस व्यक्ति को कुछ खास उपाधि दी जाती है, तो वो अन्य 9 लोगों से अपने आप को ऊपर समझता है और ऐसा शो ऑफ भी करता है। तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति अन्य 9 लोगों की, व्यक्ति की जो गरिमा होती है, डिग्निटी होती है, उसके अगेंस्ट ये माना जाता है। हाँ या ना? तो यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ व्यू रखा गया कि आप किसी भी प्रकार की उपाधि को धारण नहीं करोगे। ठीक है, तो आर्टिकल 18(1) में और 18(2) में ये बेसिक प्रोविजंस कर दिए गए कि आप किसी भी प्रकार के टाइटल को धारण नहीं करोगे जो पुराने समय से पैतृक हो सकता है या उस समय से चला आ रहा हो, जो समाज में आपका एक सोशल स्टेटस ऐसा बताता है कि आप अन्य समाज से ऊपर हो। ठीक है, आप खुद के लिए नहीं कर सकते, कोई अन्य व्यक्ति आपके लिए कर सकता है, वो चलेगा, वो सम्मानजनक। आप खुद के लिए नहीं कि मैं राव बहादुर फलाना ढिमका, ऐसे टाइटल्स यू कांट यूज इन पब्लिकली। तो यहाँ पर आई बात समझ में? अब ठीक है, अब इसमें आर्टिकल IAS वगैरह के ऊपर से हटी थी, वो एक अलग चीज़ है, उस पर मैं आ रहा हूँ, उसको मैं बता दे रहा हूँ अभी। आर्टिकल 18(3) और 18(4) ये सब आर्टिकल्स इसके कुछ ऐड होते हैं। ठीक है,
इन आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग जो शैक्षणिक उपाधियां होती हैं, एजुकेशनल टाइटल्स आर नॉट एबोलिश्ड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 18। इट मीन्स आपको जो शैक्षणिक उपाधियां मिलती है, जैसे आपने पीएचडी कर ली तो आप डॉक्टर हो गए, नाउ यू आर इंजीनियर, है ना। पीएचडी करने के बाद हम डॉक्टर लिखने लगते हैं, तो ये भी तो टाइटल हुआ ना। लेकिन शैक्षणिक उपाधियां एक शैक्षणिक आपका स्तर दिखाती हैं, डेट्स वाई इनको आप यूज कर सकते हो। ये एक्सेप्शन हो गया पहली चीज। सेना में जो उपाधियां दी जाती हैं, मेजर की, जनरल की, लांस नायक की, तो ये जो टाइटल्स होते हैं, इन टाइटल्स को भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इट इज मेंशन इन आर्टिकल 3 and 4 एज वेल, कि आप इनको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। यदि आप किसी विदेश के द्वारा कोई आपको सम्मान दिया जाता है, तो वो सम्मान आपको लेने से पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की परमिशन लेनी होती है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 18। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर एक चीज़ ये होती है, शुरुआत में ये दिक्कत आई, मतलब 3 बार ये दिक्कत आई, 1865-67 के बीच में पहली बार दिक्कत आई कि जो पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न, ये जो अवार्ड दिए जाते हैं, ये भी एक टाइटल देते हैं। सचिन तेंदुलकर को जब भारत रत्न मिला तो कहा जाता है भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, है ना। तो ये टाइटल भी 3 बार रोक दिए गए। आपका होमवर्क दे रहा हूँ, पद्म अवार्ड्स के बारे में आप कल पढ़ कर आएंगे सभी लोग, है ना। कब से शुरू हुए, क्या होता है, कितने लोगों को मिलता है, किस किस क्षेत्र में कौन सा अवार्ड दिया जाता है, रिसेंटली कौन कौन को मिले हैं, ये मैं आपको कराऊंगा करंट अफेयर्स में। मतलब हमारी टीम के द्वारा जो टीचर होंगे वो आपको करंट अफेयर्स कराएंगे। यहाँ तक क्लियर है चीज़ें? तो इनको बंद कर दिया गया था 3 बार, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि जो अवार्ड्स दिए जाते हैं वो सोसाइटी में आपका क्या योगदान है उस बिहाफ पर दिए जाते हैं। समाज में आपके द्वारा किए गए सामाजिक कृत्य जो कि समाज को विकास, उसकी चेतना को बढ़ाते हैं या समाज की अव्यवस्थाओं, कुरीतियों को खत्म करने का प्रयास करते हैं, उस फील्ड में आपको जो भी अवार्ड दिए जाते हैं या सम्मान दिया जाता है वो इसलिए दिया जाता है ताकि और लोग भी इससे इंस्पायर हो सके और वो भी इस फील्ड में अपना काम कर सके, हाँ या ना। तो सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उपाधियां जो दी जा रही हैं, इस उपाधियां ना मानकर ये सम्मान जो है ये व्यक्ति खुद यूज नहीं कर सकता। जैसे सचिन तेंदुलकर जी को यदि भारत रत्न मिला है तो हर जगह अपना नाम नहीं लिखते फिरेंगे कि सचिन तेंदुलकर भारत रत्न, वो यूज नहीं कर सकते पर्सनली। हाँ, न्यूज़ में उनके खिलाफ, उनके लिए या उनके खिलाफ कुछ भी उनको नाम लेकर आर्टिकल छपा है, वहाँ पर लिख दिया जाता है भारत रत्न सचिन तेंदुलकर ने ये कहा, स्टेटमेंट दिया, आज यहाँ पर गए, ऐसा हुआ। आ रही बात समझ में? तो वो यूज़ कर सकता है न्यूज़, हम यूज़ कर सकते हैं। मैं उनका नाम ले रहा हूँ, मैं यूज़ कर लूँगा भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, लेकिन व्यक्ति अपने नाम के साथ खुद यूज नहीं कर सकता, खुद यूज नहीं करोगे। आगे बात समझ में? कंसेप्ट एकदम क्लियर है। उपाधियां दी जा सकती हैं, शैक्षणिक उपाधियां आप लगा सकते हो, एक्सेप्शन है। जो भी आपका पद होता है डॉक्टर, इंजीनियर का, आपको जो सेना में पोस्ट मिलती है उस पद का आप यूज कर सकते हो। जो भी प्रशासनिक आपका पद होता है उसको आप ऐसे टाइटल यूज कर सकते हो, IAS IPS, है ना। जो भी आपको अवार्ड मिलते हैं, आप खुद अपने अवार्ड को अपने नाम के साथ नहीं लिख सकते, पूरी सोसाइटी उसको आपके लिए यूज कर सकती है सम्मान में। इज दैट क्लियर? इतने से कंसेप्ट हैं आर्टिकल 18 में। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना सफिशिएंट है आपके लिए। यहाँ पर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। अंबेडकर जी ने एक स्टेटमेंट दिया था। अंबेडकर जी ने कहा था इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इफ एनी पर्सन यूज एनी टाइटल देन देयर सिटीजन विल बी एबोलिश्ड। यदि कोई पर्सन अपनी नाम के साथ कोई भी उपाधि जोड़ता है तो उसकी नागरिकता ही समाप्त कर देनी चाहिए, उसे फिर भारत का नागरिक होने का भी कोई अधिकार नहीं है, ठीक। तो देयर सिटीजनशिप विल बी टर्मिनेटेड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 18। हु सेड दिस स्टेटमेंट? डॉक्टर अंबेडकर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, यहाँ तक लिख लिया? कोई डाउट है? नहीं है। तो आर्टिकल 18 आपका पूरा कंप्लीट होता है। अब एक महत्वपूर्ण आर्टिकल पर आते हैं। सभी फंडामेंटल राइट्स में सबसे ज़्यादा चर्चित और सबसे ज़्यादा यदि किसी अनुच्छेद पर विवाद होता है चीज़ों को लेकर तो आर्टिकल 19 है ना। आर्टिकल 19 आपको देता है राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसका टाइटल है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें क्या है, आर्टिकल 19 में कुछ सब आर्टिकल्स हैं, जैसे आर्टिकल 1, 19(1), 2, 3, 4,
1905 और 1906। तो ये इसमें कुछ सब आर्टिकल्स दिए गए। आर्टिकल 19(1) इसमें भी सब आर्टिकल्स ऐसे दिए गए हैं कि 19(1)A है ना, B, C, D, E, F एंड G। तो इसमें 7 सब आर्टिकल्स इसमें दिए, सब आर्टिकल के अंदर सब आर्टिकल है। अब हमें क्या करना है, बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, बहुत इजीली याद हो जाएगा, बहुत शॉर्ट तरीके से मैं आपको बता दूंगा क्या करना है। अनुच्छेद 19 क्या कहता है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जो भी आपके मन में आता है बोलो, जिसको जितनी गालियां दे सकते हो दो, आया ना। आपके मौलिक अधिकार दूसरे व्यक्ति को दिए गए समान मौलिक अधिकारों से सीमित होते हैं, आया ना। ये बड़ा फेमस केस है। क्या हुआ बेटे, अमेरिका का केस है। एक व्यक्ति एक ब्रिज से छाता घुमाते हुए जा रहा था, बारिश में निकला होगा छाता लेकर, बारिश बंद हो गई तो अब मस्त एंजॉय करते जा रहा था, छाता घुमा रहा था। वो छाता जाकर एक थर्ड पर्सन की नाक में फंस जाता है, उसकी नाक फट गई, ठीक है, ब्लड आने लगा। वो सीधा FIR करता है उसके अगेंस्ट। वो कहता है मैं तो छाता घुमा रहा था, तो मैं इसके बीच में अपनी नाक डालने की क्या जरूरत थी। वो कहता है मुझे क्या पता तुम ऐसे छाता घुमाओगे मेरी नाक में आकर फंस जाएगा। दोनों की गलती थी या दोनों की नहीं भी थी, कोइंसिडेंस हो गया, फंस गया। ये केस इतना लंबा चढ़ा कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अब सुप्रीम कोर्ट ये डिफाइन नहीं कर पा रहा था कि आखिर गलती किसकी है। वो जा रहा है, चला जा रहा था, एक छाता आकर उसकी नाक में फंसा, ब्लड आने लगा, वो जख्मी हो गया, उसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ। एक व्यक्ति जा रहा है अपनी मस्ती में छाता घुमाते, उसे कौन रोक सकता है? उसका ही फंडामेंटल राइट है भाई, वो कर रहा है अपना काम। उसने मारा तो नहीं जाके कि ये व्यक्ति है इसकी नाक में छाता फंसाऊंगा फिर खींचूंगा। ये केस उलझ गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल में एक डिसीजन दिया कि आपके फंडामेंटल राइट्स वहां जाकर लिमिटेड हो जाते हैं जहां से आपके फंडामेंटल राइट्स के द्वारा किसी अदर पर्सन के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, ठीक है। मतलब मेरे मौलिक अधिकार असीम है, लेकिन कब तक? जब तक कि किसी और के फंडामेंटल राइट्स उससे वायलेटेड नहीं होते। यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है मेरे मौलिक अधिकारों का उपयोग करने से, तो उस सीमा तक मेरे फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, हाँ या ना। समझ गए? कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। तो ये अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का कंसेप्ट है। अब यहाँ पर क्या है कि आर्टिकल 19(1) एक ए से हमें पढ़ना शुरू करना है। आर्टिकल 19(1) ये हम यही बात कहते हैं कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है, क्या ये आपको जो भी अधिकार दिया गया है ये एब्सोल्यूट है? लिसन, क्या मौलिक अधिकार निरपेक्ष है? फंडामेंटल राइट्स आर एब्सोल्यूट और नॉट? डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट? द मीनिंग ऑफ इज एब्सोल्यूट इज नॉन रिस्ट्रिक्टेड, मतलब कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, जो कह दिया सो कह दिया, कोई एक्सेप्शन ना हो, उस चीज को हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट कहते हैं। नाउ अगेन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फंडामेंटल राइट्स आर एब्सोल्यूट और नॉट? निरपेक्ष अगर किसी कंडीशन में चेंज भी हो सकता है और सापेक्ष को हमेशा कंपल्सरी कहते हैं। ऐसा उल्टा बोल रहे हैं आप। यहां पर एक पॉइंट समझना, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, बट इन दिस स्टेटमेंट ऑल्सो हैव अ एक्सेप्शन, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस। पूरे के पूरे मौलिक अधिकार या पूरे के पूरे संविधान में आपको अपवाद भरे मिलने पड़ेंगे, अपवादों के अंदर अपवाद। मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है, लेकिन इसमें भी एक अपवाद यह है कि अनुच्छेद 24 आर्टिकल 24 इज एब्सोल्यूट, आर्टिकल 29V इज एब्सोल्यूट, देन यू कांट से फंडामेंटल राइट्स आर नॉन एब्सोल्यूट। लेकिन यहां पर आप ये भी नहीं कह सकते कि एब्सोल्यूट है, पूरे फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है। आर्टिकल 24 जो है और आर्टिकल 29V जो है वो एब्सोल्यूट है। आर्टिकल 24 अभी हम पढ़ेंगे, क्या कहता है? चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करना है, बाल श्रम का निषेध, पूर्ण निषेध वहां पर शब्द है, पूर्ण निषेध। ये पूछा गया PSC में कौन सा शब्द है, तो पूर्ण निषेध शब्द है। कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन है, कंप्लीट जो है वहां पर प्रोहिबिशन है। क्लियर? क्या ऐसी कंडीशन आ सकती है कि राज्य सरकार 8 साल के बच्चे से कह दे कि यार देश की हालत खराब है, तुम एक काम करो, बॉर्डर पे खड़े हो जाओ, या फिर तुम कोयला की खदान में तुम्हें काम करना पड़ेगा? ऐसा नहीं हो सकता। चाइल्ड लेबर मतलब 14 साल तक के बच्चे को किसी भी प्रकार का काम नहीं करने दिया जाएगा।
और 14 to 18 के बीच में जो चाइल्ड्स हैं उनको हैजार्डस प्लेसेस पर वर्क करने की अनुमति नहीं है, अर्थात वह खतरनाक जगहों पर कार्य नहीं कर सकते, वो सॉफ्ट वर्क कर सकते हैं। हैजार्डस प्लेस मीन्स कि जैसे कि दिया सलाई उद्योग हो गया, पटाखा फैक्ट्री हो गया, केमिकल इंडस्ट्रीज हो गया, माइनिंग सेक्टर हो गया, खनन उद्योग हो गया। तो ये बात लिखी, ये परमानेंट, ये शाश्वत है, शाश्वत, समझते हो, मतलब लिख दिया तो लिख दिया, इसमें कोई भी एक्सेप्शन ए फॉरवर्ड का केस नहीं चलेगा, तो ये एब्सोल्यूट कहलाएगा। माइनॉरिटीज़ को जो अपने आप को प्रोटेक्ट करने का राइट है, अपने कल्चर, आर्ट, अपनी स्क्रिप्ट, अपनी लैंग्वेज को जो प्रोटेक्ट करने का राइट है, वो एब्सोल्यूट है, किसी भी कंडीशन में स्टेट उससे छीन नहीं सकता। तो ये दो आर्टिकल अकेले ऐसे, आर्टिकल 24 और 29V जो हम पढ़ेंगे आगे चल के विस्तार से ही बताऊंगा, ये क्या है, एब्सोल्यूट है। और अदरवाइज जितने भी फंडामेंटल राइट्स हम पढ़ रहे हैं सब में कुछ ना कुछ आपको एक्सेप्शन मिलेंगे। क्लियर हो गई बात? तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज एब्सोल्यूट और नॉट। क्या आप ऐसी भाषा बोल सकते, युद्ध चल रहा है, आप देश के खिलाफ बोल रहे हो कि 3 दिन का गोला बारूद बचा है, आपने स्टेटमेंट दे दिया है ना, दुश्मन देश को पता चल गया 3 दिन का गोला बारूद, उसने 2-4 दिन का एक्स्ट्रा जुटा लिया, 3 दिन लगा रहा, थोड़ा कम कम करके, और चौथे दिन से फेंकना शुरू कर दिया। तो आपकी अभिव्यक्ति से यदि उस पर 8 प्रकार की क्या है, पाबंदियाँ लगाई गई हैं। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की पाबंदियाँ लगाई गई हैं, है ना, वो मैं आपको अभी एक एक करके बताता हूँ। तो ये एक पॉइंट याद रखना। आर्टिकल 18(2) में क्या लिखा है कि शांतिपूर्ण एकत्रित होने का अधिकार, 19(1)V में शांतिपूर्ण एकत्रित होने का अधिकार, राइट टू पीसफुली गैदरिंग, एकत्रित होने का अधिकार, आप पीसफुल तरीके से गैदरिंग कर सकते हो, पर्सन शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठे हो सकते हैं, हथियार उनके पास नहीं होने चाहिए, ये एक्सेप्शन है। यदि स्टेट को लगता है कि आपके इकट्ठे होने से किसी प्रकार की हिंसा वायलेशन हो सकता है या कोई अदर ऐसी एक्टिविटी हो सकती है जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो आपको मना भी कर सकता है शांतिपूर्ण तरीके से, नहीं तो एकत्रित होने का आपका अधिकार। हम कहीं भी 10-20 लोग इकट्ठे होकर पिकनिक चलो, घूमने चलो, यहाँ खड़े होते हैं, ये करते हैं ना, कोई रोकता है क्या? अधिकार है भाई आपका। तो आर्टिकल 90V इसमें भी कुछ कुछ एक्सेप्शन आपको मिलेंगे, ठीक है। आर्टिकल 19(1)C क्या कहता है? संघ बनाने का अधिकार, राइट टू मेक यूनियन, संघ बनाने का अधिकार। तो क्या हम क्या बनाएंगे? ISIS, हाँ, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया या हिजबुल मुजाहिदीन बना लिया संघ, दे तो रहा है अनुच्छेद 19C हमें 1C अधिकार, राइट टू मेक ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनियन, एनी टाइप ऑफ यूनियन नहीं। आप ऐसे संगठन बना सकते हो, संघ बना सकते हो जो आपके व्यक्तिगत हित में हो और समाज के लिए उनका किसी प्रकार का कोई अहित ना हो, ठीक है, जो इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट ना डालें। तो सोसाइटी का इंटरेस्ट उनमें, वहाँ पर किसी प्रकार का वायलेशन होता है तो आपके इस फंडामेंटल राइट पर भी रिस्ट्रिक्शंस लग सकती है। हम RSS एक संघ है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, किसी को दिक्कत है, ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, NSUI, कर्णी सेना, भीम सेना, मतलब ये संघ है ना सब। तो संघ समागम सब स्वतंत्रता है, लेकिन इससे किसी को नेगेटिव, आप लोग तलवार बलवार टेर रहे हैं घर पे बैठ के पत्थर पे, है ना, संघ में लगे हैं, वो बारूद भर रहे हैं बंदूकों में, 2-4 लोग खैनी रगड़ रहे हैं वहाँ पे खड़े हो गए कि चलो आज तो मारकाट करते हैं, संघ है हमारा। क्या करते हैं मारकाट? पूरा एक राज्य ही तबाह कर देते हैं। करनी सेना नहीं, जीपे भर भर के जाते हैं और चीज़ें होती, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से, कि माऊ जल जाते हैं, कनपट्टी बंदूक रख दी, हमारी संघ बहुत बड़ा है, नहीं होता ऐसे। आर्टिकल 19(1)C आपको ये राइट देता है कि आप किसी प्रकार का यूनियन बना सकते हो, बट इस पर भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, ये कहाँ है अभी बताऊंगा। आर्टिकल 19(1)A हो गया, 19(1)B हो गया और 19(1)C हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आता है डी कहता है विचरण करने का अधिकार, राइट टू मूव फ्रीली, राइट टू मूव फ्रीली, विचरण करने का अधिकार। आपको किसी भी तरह से कहीं भी आने जाने का अधिकार है और विचरण करने का अधिकार है। आप अबाध रूप से देश में संचरण कर सकते हो, आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक घूम लो, कोई आपको रोकेगा नहीं। जेब में आधार कार्ड, कुछ पैसे रखो, घूमो दुनिया, भारत मतलब दुनिया नहीं, पाकिस्तान पहुंच जाओ, पता ही चल जाएगा सारे अधिकार कैसे होते हैं, सबकी आपको याद आ जाएगी। यहाँ पर ये मुद्दा समझना है कि राइट टू मूव फ्रीली अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है। आप कब ट्रेन में बैठते हो, एक राज्य से दूसरा राज्य जा जाता है, कोई रोकता है क्या? नहीं रोकता ना। कश्मीर जाओ, कन्याकुमारी जाओ, पूरे भारत में नॉर्थ इंडिया घूमा,
कोई नहीं रोकता। नॉर्थ इंडिया में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर आपको ILP लेना पड़ता है। ILP मीन्स होता है इनर लाइन परमिट, क्योंकि इनर लाइन परमिट मतलब एक लाइन के बाद के जो क्षेत्र हैं वहां पर रहते हैं ट्राइब्स, और वो ट्राइब्स इतनी ज़्यादा खतरनाक है, हो सकता है वो आदमखोर हो। मतलब आपको वो रस्सी में बांधेंगे, बांस से बांधकर नारियल की रस्सी में लपेटेंगे, पूरे तरीके से नीचे आग जल रही होगी, आपको रोस्ट किया जाएगा, है ना। फिर आपके किसी का लेग पीस, किसी का एयर पीस, है ना, किसी का चिक पीस, ऐसे निकाल के वो बढ़िया टेस्ट के साथ नमक मिर्ची मसाला मिलाकर खा सकता है। तो आपके लिए भी दिक्कत हो सकती है। कुछ इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है, मतलब इतने ज़्यादा डरे हुए हैं कि आप लोगों को देखकर वो डर जाएंगे। आपका मोबाइल देखकर वो कहेंगे ये क्या चीज़ होती है, कुछ भी चीज़ें। तो आपके वहाँ विचरण करने से उन लोगों के फंडामेंटल राइट्स या उनके सामान्य जीवन में बहुत बड़े व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं। हाँ या ना? समझ में आ रहा है? गुस्सा क्यों हो रहे हो? ठीक है, तो यहाँ पर आपके विचरण करने से यदि उनके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, इट मीन्स कि वहाँ पर जाकर चीज़ें आपके लिए रोक दी जाएंगी। अरे सबसे अच्छा एग्जाम्पल, छुआछूत अपराध है, सरकार ने कहा लीगल है, करो, दूरी बना लो लोगों से, कहीं भी आने जाने की जरूरत नहीं है। घर से सिर बाहर निकालते थे, पुलिस वाले जूता निकाल के फेंक के मारते थे, चल अंदर, कहाँ घूम रहा है बाहर, पता नहीं है कोविड चल रहा है, लॉकडाउन लगा है। हाँ या ना? भैया हाथ नहीं मिलाना, हम सनातन परंपरा के लोग हैं, हाथ जोड़ लेंगे। कहाँ गया था आर्टिकल 19, आर्टिकल 17? हाँ, तो जब देश पर खतरा आता है कि आपके खुद के अधिकारों का उपयोग करने से बहुत सारे, आपको कोई ऐसी डिसीज हो जाए जो कि बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव है, मतलब आप किसी से भी कम्युनिकेट करते हो, हाथ मिलाते हो, बात करते हो, वो उसको हो सकती है, तो आपको क्या कहेगा? हाँ अधिकार है, जाओ पूरे देश में घूमो, फैलाओ वायरस। कोई जब शुरुआत में जब ये वायरस चल रहा था, जो लोग विदेश से आ रहे थे उनको क्वारंटाइन किया जा रहा था कि नहीं? अब वो कहता नहीं, मैं तो अपनी पहले मम्मी से मिलूंगा, घर भर से 2 महीने से दूर था, चाइना से आया हूँ कोविड-19 लेकर, अभी तो इसे मुझे फैलाना है देश में। तो फंडामेंटल राइट्स पर रिस्ट्रिक्शंस लग सकती है। इज दैट क्लियर? 101% क्लियर और नॉट? ठीक है। आर्टिकल 19(1)A हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं। B हो गया, C हो गया और D हो गया, इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं है ना। आर्टिकल E कहता है निवास और बस जाने का अधिकार, और बस जाने का अधिकार। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, थोड़ा ऐसे समझना। राइट टू रेसिडेंस एंड हैबिटेट, ठीक है, एनीवेयर ऑफ इंडिया, मतलब भारत की भू क्षेत्र में, इन द एनी एरिया ऑफ इंडियन टेरिटरी यू कैन परचेज और बाय एनी प्रॉपर्टी, है ना, एंड मेक देयर योर रेसिडेंस। वहाँ पर आप अपना घर बना सकते हो, उस पूरे के पूरे क्षेत्र को खरीद सकते हो, वहाँ पर घूम सकते हो। हाँ या ना? कहीं भी रह सकते हो ना। उत्तर प्रदेश के लोग मध्य प्रदेश के भोपाल में आकर पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे यहाँ के लोग कोटा जा रहे हैं, है ना, लोग बेंगलोर जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, पुणे जा रहे हैं, IT हब बना रहे हैं, चल रहा है ना, कहीं भी आप रह रहे हो, बस जाने का अधिकार है आपको। ऐसा नहीं 20 अभी परिहार चौराहे पर जाओगे आप, नीचे अपना एक बंगला बना लो आलीशान, बिला, इस तरफ की सड़क भी जाने, इस तरफ, कहीं भी बस जाने का अधिकार। कुछ चीज़ें विवेक से होती हैं, निर्णय ऐसे कि ऐसा नहीं कहीं भी कोई भी आएगा बुलडोजर लेके, सुबह आपको दिखेगा कि लो 4 एम्बुलेंस खड़ी हैं, आपके ऊपर सफ़ेद चादर बिछी हुई है ना, आपकी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो चुका है। मैं 13वीं में गरम गरम पूड़ियाँ मंगाऊंगा आपकी, 13वीं में जब खाना खाने आऊँगा, पूड़ियाँ जो है गरम ही लेकर आना, ठीक है, बहुत प्रिय छात्र था मेरा। चलो, तो निवास और बस जाने का अधिकार अपने आप एक फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन हर कहीं नहीं। प्रॉपर एरिया, आप अपनी प्रॉपर्टी बनाओ, वहाँ रहो, किराए से रहो, वो चीज़ें। इसमें एक्सेप्शन क्या होता था, आप आदिवासी एरियाज में नहीं रह सकते। अंडमान निकोबार में कई ऐसी जनजातियाँ हैं जो आदमखोर हैं, शौक़ है वहाँ जाने का, बस जाने का, है ना, हैयाहू करते रहने का दिन भर, नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या चीज़ें हैं दोस्तों कि इस पर भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। भोपाल में आप कहीं भी, आपके पास यदि कैपेबल हो आप, तो अपनी प्लॉट लो, फ्लैट लो, आप कहीं भी फ्लैट ले सकते हो, डुप्लेक्स ले लो, बंगला ले लो, विला ले लो, आपकी जितनी क्षमता है। हाँ या ना? तो ये अधिकार भी अधिकार है, लेकिन इस पर भी रिस्ट्रिक्शंस है। आर्टिकल 19(1)F ये देता था संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। आर्टिकल 31 और 19(1)F ये दोनों राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार हमें देते थे कि आप किसी भी प्रकार से प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, बेच सकते हो, वो सारी चीज़ें, है ना, राइट टू प्रॉपर्टी। लेकिन इसको हटा दिया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, इसको अभी हम समझेंगे, ठीक। लास्ट में आता है आपका आर्टिकल 19(1)G, ये पेशा, व्यापार, वृत्ति और समागम की स्वतंत्रता देता है। क्या क्या? पेशा,
व्यापार वृत्ति मतलब राइट टू बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। पेशा, व्यापार और वृत्ति का अधिकार कौन देता है? आर्टिकल 9। आप कोई भी व्यापार करो, आप कोई भी जॉब ले लो, प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब ले लो, आप अपना बिजनेस करने लगो, आलू ले लो, कांदा ले लो, फिर कहोगे सुबह से ना एक आलू बिका है ना बिका आधा कांदा। कोई भी व्यापार कर सकते हो, हाँ या ना? बस एक एक ठेला लेना है, एक ने नींबू रख ली, एक ने टमाटर, बेचो। कोई रोकता है क्या? नहीं रोक। कहीं भी पान की पनवाड़ी खोल लो, अपना शोरूम खोल लो, है ना, कपड़ों का, बाइक का, मर्सिडीज बेंज का शोरूम खोल लो, बड़े सपने देखो। ठीक है, यहाँ पर पेशा, व्यापार और वृत्ति की बात कही गई। आप कोई भी व्यापार कर सकते हो। एक के 47 लीगली इलीगली तरीके से बेच सकते हो, है ना? हाँ बोल रहे नहीं बेच सकते, है ना? व्यापार पर भी यह है कि वैसा व्यापार करना है जो सामाजिक स्वीकार हो, नैतिक हो, विवेकी हो, चेतना से पूर्ण हो, है ना, जो चल रहा है करंट में। ये नहीं कि हमने बंदूकों की दुकान खोली है, सर आप आइएगा। हमारे पास कई प्रकार की बंदूक है, मिर्ज़ापुर के कट्टे से लेकर, है ना, कैनेडियन बंदूक, जर्मनी की, इटली की, सारी बंदूकें हम बेचते हैं। बम वगैरह चाहिए हो तो वो भी मिल जाएंगे, थोक में, किलो के भाव में ले जाना, है ना, 10-15 हज़ार रुपये किलो में। ऐसा नहीं होता। व्यापार पर भी किस प्रकार का आप व्यापार कर रहे हो उस पर भी रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, तो ये आपके आर्टिकल। अब देखो इसमें जो बात लिखी है, यहाँ तक चीज़ें हो गई। आर्टिकल 19(2) में जो आर्टिकल 19(1) में जो बात लिखी है उसका एक्सेप्शन दिया है इसमें, क्लियर? बी में जो बात लिखी है उसका एक्सेप्शन दिया है 3 में, 19(3) में। सी में जो बात लिखी है उसका एक्सेप्शन दिया है 19(4) में, और 19(5) में डी और ई का एक्सेप्शन दिया गया है। ठीक है, और 19(6) में जी का एक्सेप्शन दिया गया है। मतलब जो मैंने बताया ना, ये अधिकार है लेकिन रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो क्या रिस्ट्रिक्शंस है वो यहाँ लिखी, हाँ है ना? तो ये पॉइंट आप याद रखना। और ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं अब बाद है ना, ये सारे के सारे ये जोड़े गए थे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 के द्वारा। चलो ऐसे लिखो जल्दी से, 1 मिनट 2 मिनट का टाइम है आपके पास। और इसको याद रखना, ये वाला जो है ना 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में इसे फंडामेंटल राइट से हटाकर लीगल राइट कर दिया गया था और जोड़ दिया गया था कहाँ? आर्टिकल 300A में। तो नाउ राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट इज एड इनटू योर लीगल राइट इन आर्टिकल 300A। इज दैट क्लियर? कहीं नहीं है, हटा ही दिया। लिख लिया? इसमें एक चीज ऐड करना, ये जो 19(1) है ना, आर्टिकल 19(1), इसमें एक सहकारिता शब्द जोड़ा गया है दोस्तों। कौन सा? इसमें एक शब्द जोड़ा गया है सहकारिता। सहकारिता शब्द मतलब होता है कोऑपरेटिव। तो ये कोऑपरेटिव शब्द कब जोड़ा गया, यह क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये जोड़ा गया था 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 के द्वारा। कब जोड़ा गया इसमें सहकारिता शब्द? 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में सहकारिता, इट मीन्स कोऑपरेटिव वर्ड एड इन आर्टिकल 19(1)(c। क्लियर? ठीक है, बस आर्टिकल 19 बड़ा है ना थोड़ा सा। आर्टिकल 19 इसमें आपको 6 अधिकार और दिए गए। हाँ, प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19(1)(a) में ऐड होती है।
जो हम कहते हैं प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस, न्यूज़ में कुछ भी बोलने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये दी गई है आर्टिकल 19(1)(a) में। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एक्सप्रेस, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेस योर सेल्फ। तो एक्सप्रेस करने के कई वे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बोल सकते हो, लिख सकते हो, मूवी बना सकते हो, वेब सीरीज बना सकते हो, पेंटिंग स्केचिंग बनाकर अपने आप को, या फिजिकल एक्शन के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, आया ना। जैसे माजिद नहीं, एम.एफ. हुसैन जो है, उन्होंने हिंदू देवी देवताओं की बहुत ही न्यूड पेंटिंग्स बनाई थी, ठीक है। तो उनके ऊपर बहुत सारे केस किए गए हिंदूज के द्वारा कि आप एक मुस्लिम हो, आप हिंदू देवी देवताओं की न्यूड पेंटिंग्स बना रहे हो, क्योंकि वो स्केच आर्टिस्ट थे, पेंटर थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया। उन्होंने कहा कि वो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, वो अपने तरीके से किसी भी चीज़ का स्केच बना रहे हैं, आप उन्हें ऐसे रोक नहीं सकते, ठीक है। तो हिंदू देवी देवताओं की न्यूड पेंटिंग्स बनाने के लिए उनको किसी प्रकार के रिस्ट्रिक्शन से नहीं हुई। एक साउथ में एक बहुत बड़े जो मतलब दलितों के मसीहा कहे जाते हैं, रामास्वामी पेरियार ने एक बुक लिखी जिसे कहा जाता है सच्ची रामायण। उसमें मतलब ये राम भगवान का चरित्र चित्रण बहुत गंदे तरीके से किया गया। उन्हें मतलब एक प्रकार से हम कह ही दें कि उनको इतना भद्दा बना दिया गया है, क्योंकि हिंदू परंपरा में राम एक अवतार हैं और उनको हम आदि पुरुष मानते हैं, हमारा आदर्श पुरुष मानते हैं, ठीक है। लेकिन जो सच्ची रामायण में उन्होंने बताया कि कोई नहीं, ये पुष्यमित्र गुप्त थे, पुष्यमित्र शुंग थे, और इन्होंने बहुत सारे उनकी हत्या की, बुद्धों की, ठीक है। बुद्धों के सिर कटवाते थे ये लोग और सिरों को फुड़वा देते थे, तो नारियल फोड़ने की परंपरा शुरू हो गई। एक नदी में सिर बहा देते थे, उस नदी का नाम सरयू हो गया, और जिस क्षेत्र को बिना युद्ध के जीता वो अयोध्या हो गया। तो ऐसे राम सब ऐसे उनने बनू के एक किताब लिखी। उसको एक बिहार के एक व्यक्ति हैं ललित, तो उन्होंने उसको पब्लिश वगैरह किया और फैलाया उसमें कुछ चीज़ें जोड़कर। तो उनके खिलाफ केस हो गया कि आप ये क्या फैला रहे हो, किताब पर रोक लगा दी। शायद में भी किसी स्टेट के हाई कोर्ट ने रोक लगाई, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रोक हटा दी। आर्टिकल 19(1) भी अब बने, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेस, किसी का नुकसान नहीं हो रहा, उनके विचार हैं, आपने उनने विचार लिखे हैं, आप मत पढ़ो या पढ़ो, आप एग्री होने की क्या ज़रूरत है, मत हो एग्री। लेकिन ये वो ऐसे गाली तो नहीं दे रहे हैं ना खुलेआम, इससे किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा है ना। किसी चीज़ पर उनका अपना एक विचार है और उस विचार से आप सहमत हो नहीं हो सहमत, वो एक अलग बात। तो इसलिए उसको भी, तो ये आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया जाएगा, प्री में इतना मत लो लोड। इतना हो गया क्लियर? आदि पुरुष को नहीं रोका, ठीक है। चलो आर्टिकल 20 पर आते हैं अब। अनुच्छेद 20, क्या कहता है अनुच्छेद 20? अपराधी के विरुद्ध गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, ठीक है। मतलब आपको यदि अरेस्ट किया जाता है तो उसके खिलाफ आपको प्रोटेक्शन दिया जाता है, ठीक है। तो उस प्रोटेक्शन अगेंस्ट योर, कोई भी इन्वेस्टिगेशन होती है, पुलिस आपको पकड़ने आती है, तो उसमें इन्होंने 2-3 क्लॉज करके रखे हैं कि भाई किसी भी यदि व्यक्ति को पुलिस पकड़ती है, आजकल तो हालांकि देखो क्लॉज एक अलग चीज़ है संविधान में, क्लॉज जोड़ना, लेकिन उस व्यक्ति को वाकई में वो चीज़ें पता हैं, उसको न्याय मिलना एक अलग चीज़ है। तो इसमें 3 आर्टिकल्स हम पढ़ते हैं। आर्टिकल 21 मतलब 20 का 1, 20 का 2 और 20 का 3, 20 सब आर्टिकल 1, 20 सब आर्टिकल 2 और 20 सब आर्टिकल 3। तो ये 3 आर्टिकल्स अब इसमें पढ़ते हैं कि गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण और शोषण से आपको किस तरीके से मुक्त करना है, उसमें ये पॉइंट दिए गए। तो 20 का जो 1 कहता है, वो कहता है कि किसी भी कृत्य को पिछले प्रभाव से, एक ऐसा पॉइंट एक्स फैक्ट द लॉ कहा जाता है, मतलब आपको जो भी सज़ा दी जाएगी वो पुराने नियम कानूनों के अनुसार ही दी जाएगी, आपको सज़ा देने के लिए कोई नया नियम नहीं बनाया जा सकता। इसमें लिखा है कि कोई पूर्व पद प्रभावी नहीं होगा, कोई पूर्व पद प्रभावी नहीं होगा, एक्स पोस्ट फैक्ट लॉ। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं, समझो। एक्स कोई पूर्व पद प्रभावी नहीं होगा, एक्स पोस्ट फैक्ट लॉ, मतलब ये समझो, आज तारीख कितनी है? 18 सितंबर है। 18 सितंबर तक ये नियम है इस देश में
कि यदि कोई आपको एक थप्पड़ मारे, जो कि कोई मार सकता है, कोई व्यक्ति एक थप्पड़ मारे तो उस व्यक्ति के खिलाफ आप केस करोगे और उसको कितनी सज़ा होगी? 1 साल की सज़ा होगी बस, है ना। और किसी व्यक्ति ने आपको थप्पड़ मारा था 18 सितंबर को, है ना, आपने केस वगैरह किया, लेकिन 21 सितंबर को ये नियम बन गया कि अब कोई व्यक्ति आपको एक थप्पड़ मारता है तो उसको सजाए मौत अर्थात फांसी की सज़ा होगी, डेथ पनिशमेंट होगी। थप्पड़ कब मारा था? 18 में तक क्या नियम था? 1 ईयर इम्प्रिजन। नाउ क्या हो गया? डेथ पनिशमेंट। देन आप उस पर्सन के ऊपर कौन सा लगना चाहिए? फांसी दे देना चाहिए या 1 साल की सज़ा होनी चाहिए? क्योंकि उसने जब थप्पड़ मारा था यही सोच के मारा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल की सज़ा होगी, तब उसने जो कृत्य किया था तब जो विधान था वही लागू होता है। मतलब ऐसे तो ऐसे भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति को सज़ा देनी है, लेकिन जो भी काम किया उसके लिए सज़ा का प्रावधान बहुत कम है, तो ज़्यादा सज़ा देने के लिए हम अब भी अमेंडमेंट कर देते हैं, नया नियम ही बना देते हैं कि ये कृत्य इस व्यक्ति ने किया, इसके लिए सजाए मौत। तो ऐसे में तो विधि का शासन कहाँ रहेगा? रूल ऑफ लॉ नहीं हो पाएगी ना चीज़ें। तो यही कहता है कि कोई पूर्व पद प्रभावी नहीं होगा। मतलब भी जो आप काम कर रहे हो एक्स पोस्ट फैक्ट लॉ का मतलब कि उसी के हिसाब से आपको सजा दी जाएगी जो नियम था। नया नियम बनाकर आपको स्पेशली सजा नहीं दी जा सकती। इस डेट क्लियर? ठीक है, ये पॉइंट हो गया एक, ये याद रखना। अब दूसरा इसमें जो प्रावधान है वो कहता है कि स्व अभिशंसन नहीं। क्या कहता है दूसरा प्रावधान? स्व अभिशंसन नहीं, दूसरा इसमें दो से आएगा डबल। इसमें लिखना दोहरा दंड विधान नहीं, दोहरा दंड विधान नहीं। इट मीन्स डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी क्या होती है दोस्तों? वेरी गुड। थप्पड़ मारा था, किसको पड़ा था? आप में से किसी को थप्पड़ पड़ा। अब जो थप्पड़ पड़ा, सजा हुई, 1 साल की सजा हुई। अब वो निकल के आया, 1 साल की सजा काट ली, घूम रहा है। आपको वो दिख गया किसी दिन, आपको याद आ गया यार इसने थप्पड़ मारा था, तो फिर से चले गए आप भाई सर इसने थप्पड़ मारा था, फिर से 1 साल की सजा हो जाएगी उसे। ऐसा हो सकता है क्या? थप्पड़ एक बार मारा था भाई तो 1 साल काट लिया, दूसरी साल काटने के लिए दूसरा थप्पड़ मारना पड़ेगा। पिटने को तैयार हो? मतलब एक व्यक्ति को फांसी पर चढ़ाया जाएगा, यहाँ उसे 10 साल की सजा दे दी गई, तो 10 साल की सजा काटने के बाद जो कृत्य किया था उसकी सजा काट चुका है, उसकी पनिशमेंट उसे मिल चुकी है। अब उसी काम के लिए दोबारा सजा नहीं दी जाएगी। इस चीज़ को थोड़ा और सावधानी समझो। देखो क्या होता है, जैसे किसी व्यक्ति को फांसी दी जा रही है और फांसी की रस्सी टूट जाए तो क्या उसे दोबारा सजा दी जाएगी? दोबारा से एक नई रस्सी लाओ, मजबूत चेक करते हैं, फिर से टांगो? नहीं। तो सोचो यदि फांसी देते समय फांसी की रस्सी टूट जाए, ये कानपुर में बनती है, एक जो जल्लादों का परिवार, ये पैतृक परिवार होता है, पता है? जल्लाद दो या तीन, मेरे हिसाब से 1-2 ही जल्लाद बचे हैं देश में जो ये काम करते हैं फांसी देने का। जल्लादी अपने आप में, जल्लादगिरी भी एक बहुत बड़ा व्यापार है, बहुत सैलरी मिलती है, सोच लो, है ना। बढ़िया हट्टे खट्टे होना है, थोड़ा सा धूप में खड़े होकर अपने आप को काला कर लेना है और यही काम करना है। कपड़ा पहना या गले में रस्सी डाली और खींच रहे हैं, बहुत पैसा मिलता है। सरकार मतलब इनको ऐसे रखती है कि आप जल्लाद, मतलब समझ रहे हो कितना नेक काम कर रहे हैं, आत्मा का परमात्मा से सीधा कोऑर्डिनेट, कोई बीच में कोई व्यवधान नहीं, बिल्कुल 5G नहीं 7G स्पीड, कहीं भी नेटवर्क ब्रेक नहीं होने वाला। यहाँ निकले, गर्दन होती है कट, जीभ बाहर, आंखें बाहर, और सीधा आपका संपर्क ऊपर स्थापित हो जाएगा, है कि नहीं? तो जल्लादों का भी जो है पैतृक तरीके से परिवार चलता है। में भी कानपुर के हैं, एक बार मैंने पढ़ा था। यहाँ पर चीज़ें आगे समझ में, दोहरा दंड विधान नहीं, डबल जियोपार्डी का कोई सिस्टम नहीं है। थर्ड है कि स्व अभिशंसन नहीं। हाँ, मर चुका मतलब वो कानून की नजरों में उसका भी क्लियर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें होती है एक व्यक्ति को। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ समझ लो, आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 2 में यहाँ पर प्रशासनिक कार्यवाही को दंड नहीं गिना जाता है। मतलब एक व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, मान के चलो एक कांस्टेबल है, एक कांस्टेबल ने बहुत ज़्यादा करप्शन कर लिया, या वह एनकाउंटर में उसने 3-4 लोगों को शूट कर दिया जिनकी कोई गलती नहीं थी, फर्जी इनकाउंटर, बाद में उसका पर्दाफाश होता है, तो पहले तो उसे सस्पेंड किया जाएगा और फिर इंक्वायरी बैठेगी, हो सकता है उसे जेल भी हो जाए। तो यहाँ पर वो ये नहीं कह सकता कि मेरे ऊपर विभागीय कार्यवाही हो चुकी है। डिपार्टमेंटल एक्शन को
एज अ पनिशमेंट काउंट नहीं किया जाता है। पद से ही तो हटाया था तुम्हें, वो कह दे कि पहले हटा दिया आप जेल भी दे रहे हो तो दोहरा दंड विधान हो गया, नहीं, आई बात समझ में, तो उससे काउंट नहीं किया जाता। ये कॉन्स्टिट्यूशन में स्पष्ट रूप से लिखा है। स्वाभिशंसन जो होता है, स्वाभिशंसन का मतलब होता है कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं होगा। सेल्फ इंक्रिमिनेशन ऐसे समझ लो कि मुझे मजबूर नहीं किया जाएगा कि मैंने जो क्राइम किया है मैं बताऊं कि हाँ मैंने ही किया है। कोई एक्सेप्ट करेगा क्या? इसलिए तो खुद की गवाही को, पुलिस की गवाही को क्या नहीं माना जाता है कोर्ट में, एक सबूत नहीं माना जाता है। पुलिस ने क्या किया, उल्टा लटकाया आपके पैर ऊपर, लट्ठों में तेल लगाती है पुलिस, वो बढ़िया आपकी कसरत करा देती है, ठीक ठाक तरीके से मरम्मत कराती है। आप बोल देते हो हाँ माई बाप मैं नहीं किया था, नहीं बोलोगे तो हो सकता है मरमुरा जाओ। ऐसे पाइपों से मारती है पुलिस, प्लास्टिक के पाइपों से, ताकि निशान भी ना देखें कोर्ट में कि मारा गया है, इसे पीटा गया है रात भर। इसलिए पुलिस की कार्रवाई या पुलिस जो सबूत देती है कि हाँ इसने ऐसा कहा है, मौखिक उसकी किसी बात को वहाँ पर साक्ष्य के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। आगे बात समझ में? अब ये बात समझो कि आर्टिकल 20 का सब आर्टिकल 3 कहता है कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं माना जाएगा। यहाँ पर व्यक्ति के ऊपर दबाव बनाकर उससे कहलवाया जा सकता है, उस पर यह दबाव नहीं बनाया जाएगा कि तुम एक्सेप्ट करो तुमने ही ये काम किया है, यहाँ पर मनाही की गई है। लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें, जैसे व्यक्ति का DNA टेस्ट करना है ना, उसका ब्लड टेस्ट करना, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं क्योंकि इनसे चीज़ें एक्चुअल प्रूफ होती हैं, तथ्य विज्ञान के आधार पर। लेकिन लाई डिटेक्टर के थ्रू आप उससे सच निकलवा रहे हो, है ना, या फिर आप उसे जो इंजेक्शन वगैरह दिए जाते हैं इनके थ्रू यदि आप चीज़ें निकलवा रहे हो तो वहाँ पर क्या होता है कि ये गलत माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको, सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य का मामला है, तो सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि किसी भी प्रकार से यदि आप व्यक्ति को ज़बरदस्ती में ये इंजेक्शन वगैरह देकर या उस पर लाई डिटेक्टर मशीन का यूज़ करके जो भी केस या उससे पूछताछ करते हो उसको सही नहीं माना जाएगा। क्लियर हो गई बात? बहुत रेयर और रेयरेस्ट केस में कोर्ट जब परमिशन देगा तब ये यूज़ किया जा सकता है, और नो तो जघन्य से जघन्य अपराध में न्यायालय कहता है कि हाँ इस व्यक्ति पर आप लाई डिटेक्टर मशीन का या जो नार्कोटिक्स में जो चीज़ें होती हैं जिनसे व्यक्ति सच बोलने लगता है उनका यूज़ कर सकते हो। ठीक, नहीं तो जो व्यक्ति पकड़ा गया, इंजेक्शन लगाया और सब कुछ उगलवा लिया, है ना, लाई डिटेक्टर मशीन से डिटेक्ट कर लिया, तो वो चीज़ें यहाँ पर बताई गई। आर्टिकल 20 के सब आर्टिकल 1 to 3 मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। हाँ, किसी कोई डाउट है? आगे बढ़ें, लिख लिया? ठीक, अब हेडिंग डाल लो आर्टिकल 21। मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल ऑफ फंडामेंटल राइट्स, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी इसे कहते हैं। इसमें बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स ऐड होते गए, लगभग 17-18 की लिस्ट बन चुकी है। तो आर्टिकल 21 कोई भी विद्यार्थी ये नहीं कह सकता मैं पूरा समझ गया, अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है समझना। मेंस के टाइम पे इसे बहुत विस्तार से समझाने वाला हूँ। बहुत सारे केस हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने कहे हैं, बहुत सारे विवाद हैं जो उससे रिलेटेड हैं, लेकिन वो मेंस के टाइम पर हम पढ़ते हैं। प्री के टाइम पे मोटी मोटी कुछ चीज़ें इसमें मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो आर्टिकल 21 का सीधा सा मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने का अधिकार और गरिमा के साथ। ऐसा नहीं कि जिंदा है आप उसे जिंदा रखो, लेकिन गरिमा कैसे मेंटेन होगी, उसकी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए उसे प्रॉपर चीज़ें मिलनी चाहिए, जैसे कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार होना चाहिए, है ना, तो राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी यहाँ पर ये चीज़ हो गई कि आपको अच्छे तरीके से सोने का अधिकार होना चाहिए, तो राइट टू स्लीप इज फंडामेंटल राइट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21। यदि सुबह सुबह माता पिता बाल्टी भरकर आपके ऊपर कुछ प्रयोग करते हैं जल के द्वारा, तो आप उनके खिलाफ केस कर सकते हो। अनुच्छेद 32, सीधा भीगे हुए जाना बिना चाय पिए और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा देना कि माई बाप देखो ये सोने भी नहीं दे रहा है। क्योंकि यदि आप लगातार अच्छे से नहीं सो पाते हो तो आपका मेंटल स्टेट डिस्टर्ब हो सकता है, आप विकृत चित्त हो सकते हो, अनसाउंड माइंड मतलब पागल
पागल हो जाओगे तो आपके लिए फिर गरिमा से जीने का अधिकार नहीं रहेगा, सड़कों पे लोटे पेटे फिरोगे यहाँ वहाँ, हाँ या ना। तो ऐसी कंडीशन में आपकी गरिमा खतरे में आ जाए। मतलब सोने का अधिकार व्यक्ति का मौलिक अधिकार माने जाने लगा है, ठीक है। आधार कार्ड आया, तो आधार कार्ड के बाद एक क्वेश्चन होता राइट टू प्राइवेसी का। राइट टू बहुत सारे केसेस इसमें फाइल किए गए, PIL दाखिल की गई कि व्यक्ति की निजता का क्या होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम तो पहले 2 बार जजमेंट देख चुके हैं 60 के दशक में, 2011 वगैरह में, कि भाई राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय बदला इन 2017 इन द पुट्टास्वामी केस। तो पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि नाउ राइट टू प्राइवेसी इज कंसीडर एज अ फंडामेंटल राइट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21। क्योंकि आप आजकल प्राइवेसी ऐसी ये चीज़ है कि मोबाइल के थ्रू यदि आपकी प्राइवेट चीज़ें पब्लिक हो जाती हैं तो हो सकता है आपको सुसाइड करना पड़े या आपकी मुर्दों ऐसी हालत हो जाए, ठीक है। तो आपका मोबाइल अपने आप में आपके डेटा या आपकी जो भी पर्सनल चीज़ें होती हैं वो आपकी प्राइवेसी है। और हर एक जगह से आधार कनेक्ट हुआ तो प्राइवेसी को खतरा महसूस हुआ, तो वहाँ पर चीज़ें कैसे क्रिएट होंगी, हाँ या ना। तो राइट टू प्राइवेसी इज कंसिडर एज अ फंडामेंटल राइट इन द केस ऑफ पुट्टास्वामी इन 2017, ठीक है। दिस स्टेटमेंट गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट 2017 के बाद से। अब यहाँ पर एक केस निकल कर आया, इसको बड़े ध्यान से समझना। बड़ा क्या हुआ, 1860 में IPC की धारा लागू, IPC आया, इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड के ऊपर लॉर्ड मैकाले का पूरा प्रभाव था। और उस समय की जो क्वीन विक्टोरिया थी वो ऐसी थी कि वो स्त्री और पुरुष के संबंधों को भी बड़ी संदेह की नज़र से देखती थी। तो ऐसे में वो बाइसेक्सुअल रिलेशनशिप को कैसे एक्सेप्ट करती, समलैंगिक संबंधों को। तो उन्होंने उसमें ये प्रावधान डाल दिया IPC में कि जो बाइसेक्सुअल रिलेशन होते हैं, मतलब मेल का मेल से, फीमेल का फीमेल से, ये क्या होगा, इलीगल होगा। कौन सी धारा में था ये IPC की, कौन सी धारा हटाई गई थी, 377, 377 है ना। IPC की धारा सेक्शन 377 में ये था कि बाइसेक्सुअल रिलेशनशिप इज इलीगल अकॉर्डिंग टू IPC। तो यहां पर ये प्रावधान हुआ, लेकिन बाद में जब इसको राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट माना तो केस उलझ गया। केस ये उलझा दोस्तों कि एक लड़का लड़का या लड़का लड़की या लड़की लड़की एक कमरे में क्या कर रहे हैं, उसके लिए आपको पता कैसे चलेगा, आप झांकोगे, हाँ या ना, तब पता चलेगा कि बाइसेक्सुअल रिलेशनशिप में। झांकोगे तो सबसे पहले तो आप राइट टू प्राइवेसी का वायलेट कर दे रहे हो, निष्ठा खत्म उनकी, तो आपके ऊपर भी केस होगा ना फिर। तो यहां पर ये मामला उलझ गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक काम करो, धारा 377 को हटाओ, है ना, मतलब बाइसेक्सुअल रिलेशनशिप इज लीगल नाउ इन इंडिया, ठीक है, आफ्टर द राइट टू प्राइवेसी। क्योंकि जब राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट बना तो बाइसेक्सुअल रिलेशनशिप को भी लीगल माना जाने लगा। क्यों माना जाने लगा, समझ गए आप मेरी बात। तो क्या तो एक नियम जोड़ने से हो सकता है कई अन्य नियमों में बदलाव करना पड़े, इसका एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। इज दैट क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक चीज़ों को लेकर। आर्टिकल 21 में बहुत सारे अधिकार हैं ना, तो आपको शुद्ध वातावरण का अधिकार है, सोने का अधिकार है, आपको किसी भी प्रकार मतलब खाने पीने का अधिकार है, कहीं भी जाने का अधिकार है, तो वो चीज़ें इसमें भी ऐड होती हैं। आर्टिकल 21 अपने आप में बड़ा है, मेंस के टाइम पर इसको पूरा का पूरा बताऊंगा, ठीक है। यूनियन ऑफ इंडिया UI, तो इस केस में इसको जोड़ा गया था। क्लियर, चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल 22 की, आर्टिकल 22 की। आर्टिकल 22 है गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। आर्टिकल 20 जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है आपको, ठीक है। तो इसमें लिखना आप, उसमें शोषण के विरुद्ध लिख लेना अधिकार 20 में, इसमें लिख लेना गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 20 हो गया। एक छोटी सी बात को आपको चेंज करने में समय लग रहा है। आर्टिकल 22 में क्या लिखना है, शोषण गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण हो गया। तो यहाँ पर प्रोटेक्शन दिया गया है, यदि अरेस्ट आपको किया जाता है, कैसे किया जाता है इन चीज़ों को समझना। आर्टिकल
22 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22, इसमें भी सब आर्टिकल है। मैं सब आर्टिकल इसलिए बता देता हूँ ताकि आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी ईजी हो जाएं, ठीक है। आर्टिकल 22 में आर्टिकल 1, 22 का 1 और 22 का 2, ये दो आर्टिकल थोड़े से समझ लो। 22 का 1 दो बातें कहता है, 22 का 2 एक बात कहता है। पहली बात क्या कहता है कि जिस भी व्यक्ति को आप गिरफ्तार कर रहे हो उसे कारण बताना जरूरी है। आपको कारण बताना चाहिए कि आप वाई आर यू अरेस्टिंग दैट पर्सन, इज दैट क्लियर? तो द पर्सन हैव द राइट टू नो रीजन वाई ही इज अरेस्टिंग, उसको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, उसको उस बात का कारण जानने का अधिकार है। सेकेंड थिंग इज कि उसको अपने वकील से कंसल्ट करने का अधिकार है, वकील से परामर्श करने का अधिकार है। That person have the right to consult their advocate, उस व्यक्ति को अपने वकील से परामर्श करने का अधिकार है। तीसरा कि गिरफ्तार करने के बाद अंडर 24 आवर उसे कोर्ट में प्रेजेंट होने का अधिकार है। प्लस इसमें यात्रा का समय, ट्रेवल टाइम भी ऐड किया जाता है। यात्रा का समय 3 घंटे है तो 27 घंटे का समय दिया जाएगा। आपने उसे अरेस्ट किया और अरेस्ट करने के 24 आवर के अंदर अंदर उसे आपको किसी भी नज़दीकी न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा, उससे ज़्यादा आप उसे जेल में नहीं रख सकते। जैसे पुरानी हिंदी मूवीज़ में बताया जाता था, आज गिरफ्तार करूँगा, आधा सैटरडे हाफ है, फिर कल संडे है कोर्ट बंद रहेगा, परसों तक तेरी खैर नहीं, होता था। अब ये नहीं होता, संडे सैटरडे सब चीज़ें मतलब कोर्ट ट्रायल बेस पर चलते हैं कि रेगुलर बेस पर आपको 24 घंटे के अंदर अंदर प्रस्तुत करना ही है नियरेस्ट कोर्ट में। यात्रा का समय भले ही 10 घंटे लग जाए, वो 34 घंटे हो जाएगा, फिर वो इसमें 24 घंटे के अंडर में ऐड नहीं होता। क्लियर हो गई बात? ठीक है, चलो। तो ये आर्टिकल 22 में 3 बातें आपको याद रखनी है कि पहला कारण बताना पड़ेगा, ये नहीं कि बेचारा राम नरेश यादव रात में आंगन में सो रहा था, पुलिस आती है, उसके ऊपर चादर डालती है, उठा के बैन में पटकती है, ले जाती है थाने में, रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक उसकी बढ़िया हजामत करती है ना, चंपी बना दी उसकी रात भर में, और सुबह 4 बजे पता चलता है कि ये वो नहीं है, ये जो जिस चोर को हम पकड़ रहे थे। उसको बेचारे को नहा धुलाकर उसकी दाढ़ी मूछ सब सही करके और आगे सेविंग वेविंग करके फिर 5 बजे उसकी खाट पर फिर सुला जाते हैं। सुबह उसकी बीवी अनारकली उठती है और देखती है कि मेरे जो हबी महोदय हैं इनकी रात भर अच्छी हजामत हुई है, वो किसी से कुछ कह भी नहीं पा रहे। ऐसा हो जाता है और ऐसा ही होता है प्रैक्टिकल। आप देखो तो पुलिस आती है, किसी में भी 2-4 हाथ खुलाती है और बोलो जाओ तुम नहीं थे, गलती से पड़ गया तुम, क्या कर लोगे आप? एक्शन ले सकते हो आप, पुलिस वाला आप पर हाथ नहीं उठा सकता, क्योंकि पुलिस वाले को आपको ऐसे मानने का अधिकार नहीं है। कांस्टेबल को हम कहते हैं ना, कभी कांस्टेबल से कहो चाबी मत निकाल लेना बाइक की, वो वहीं थप्पड़ सूट देते हैं 2-3, बहुत ज्ञान आ रहा है तुम में, वो पुलिस है, मत उलझा करो। आजकल हम क्या करते हैं, यूट्यूब इंस्टा पर हमने शॉर्ट्स देखे, हमें ये अधिकार है, कांस्टेबल इस कांस्टेबल को इतना चालान करने का अधिकार है, इसको चाबी निकालने का अधिकार नहीं है, उसने चाबी में हाथ लगाया, चाबी नहीं निकाल सकते आप, वो थप्पड़ मार देगा तुम में 2 भाई, ठीक है। और ऐसे तुम्हारे पास ना आधार कार्ड है, तुम्हारे पास ना हेलमेट है, ना तुम्हारी गाड़ी ना तुम्हारे नाम पर, तुम्हारी एज 17 साल, तुम स्कूटी भगा रहे हो पूरे में, भोपाल में यहाँ वहाँ ले जा रहे हो, वो रोक रहा है तो तुम फिर उसे नियम बता रहे हो कि ये प्रावधान है सर, चाबी नहीं निकाल सकते। वो मार मार के आपको भूत बना देगा भाई, वो पुलिस है, समझ रहे हो? ये नियम कानून जितने हम जानते हैं ना, वो रोज उन्हीं में खेल रहा है, कैसे कैसे नियम में आपको फंसाएगा, ड्रिंक एंड ड्राइव का तक बना देगा चार्ज। तो चीज़ें थोड़ा सा समझदारी से है ना, विवेक से। क्लियर हो गई यहाँ तक बातें? चलो, आर्टिकल 22 आपका कंप्लीट है। आर्टिकल 22 का 4 यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 22(4), 22(3) इंपॉर्टेंट है, 4 और 7 को पढ़ने से वो इंप्रूव होता है, थोड़ा बताता हूँ कैसे। 22(3) कर लो इसको। आर्टिकल 22 का 3 ये बात करता है निवारक निरोध की। निवारक निरोध का सीधा सा तात्पर्य होता है कि आपको नज़रबंद कर दिया जाना। क्या कर दिया जाना? नज़रबंद कर दिया जाना। आर्टिकल 22 का 3 ये बात कहता है, ठीक है। अब एक इसको थोड़ा सा ऐसे समझना, नज़रबंद वाला भी मैं इसमें अभी कंसेप्ट ऐड करके क्लियर कर दूंगा। देखो 22(1) और 22(2) में जो भी चीज़ें लिखी है ना, उसका एक्सेप्शन आपको कहाँ मिलेगा? 22(3) में। एक तो निवारक निरोध वाले व्यक्ति को इसमें कोई भी रियायत नहीं दी जाएगी, ये तीनों राइट नहीं मिल सकते, हो सकता है। और दूसरा क्या है, यदि कोई शत्रु देशी है, एनिमी कंट्री या एलियन कंट्री जैसे हम कहते हैं, कोई हमारा शत्रु देश है या पाकिस्तान का कोई व्यक्ति ऐसा पकड़ा जाता है जिस पर जासूसी का चार्ज लगा है कि वो जासूस था,
ISI का, जो पाकिस्तान की, हम भारत में रहो है, पाकिस्तान में ISI है, तो उसका जासूस था। तो शत्रु देशीय यदि किसी बंदी पर भी इस प्रकार का अधिकार उसे नहीं दिया जा सकता। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब हेडिंग डालो आर्टिकल 22 का 4, 22 का 4, 22 का 4। तो यहाँ पर हम बात करेंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन की। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है दोस्तों? घर पर ही नज़रबंद कर दिया जाना। प्रिवेंटिव डिटेंशन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन? नज़रबंद करना। 22 का 4 जो है, आर्टिकल 22(3) 22 का 3 में दो चीज़ें, एक है निवारक निरोध जिसे कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, और दूसरा क्या है, एनिमीज कंट्रीज़ का यदि कोई कैप्टिव है, पर्सन है, बंदी है, तो उसको ये आर्टिकल 22 का 1 और 2 में जो बातें लिखी हैं वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। देख लो, ये समझ लो। 1 में क्या लिखा है? कारण बताना पड़ेगा, इन दोनों व्यक्तियों को नहीं बताना पड़ेगा। वकील से मिलने का अधिकार इनके पास नहीं है। 24 घंटे में कोर्ट में पेश होने का अधिकार इनके पास नहीं है। किसके पास? एक तो वो पर्सन जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में है, निवारक निरोध में, मतलब नज़रबंद किया गया है उसके घर पर, इसको समझा रहा हूँ मैं भी। और दूसरा, ऐसा कोई कैदी पकड़ा गया है जो एनिमी कंट्री का है, शत्रु देश का है ना। इन दैट कंडीशन ये एक्सेप्शन बताता है हमें आर्टिकल 22(3) किसका? 1 और 2 में जो बात लिखी है उसका एक्सेप्शन 3 में। क्लियर हो गई बात? उसको 24 घंटे में पेश नहीं करना। हाँ, तो किसी व्यक्ति को ये चार्ज हमें लग रहा था पाकिस्तान का जासूस है, इसलिए सूद दिया, अब नहीं सूतेंगे, गलती हो गई। उसके पास, पुलिस के पास बहुत बहाने होते हैं, समझ रहे हो, बच के रहना। पुलिस क्या है? राज्य है, राज्य। तो राज्य से टकराने में आपके ऐसा नहीं है कि टकरा नहीं सकते, अच्छे अच्छे लोग टकराएं। केशवानंद भारती टकरा गए थे, लैंडमार्क जजमेंट आया फिर सुप्रीम कोर्ट का, सरकार की सहायता से। इंदिरा गांधी जैसे कद्दावर नेता से टकरा गए थे ये लोग, है ना, और ऐसा फिर जजमेंट आया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो भी परिवर्तन किए थे इंदिरा गांधी जी ने संविधान में, उन सारे परिवर्तनों पर एकदम से लगाम लगा दी, और जो आज तक फिर उसी व्यवस्था से देश चल रहा है। केशवानंद भारती केस पढ़ाऊंगा आपको मैं, 24 अप्रैल 1973 को जो लैंडमार्क जजमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट पे, उसको विस्तार से डिस्कशन करेंगे। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है। आर्टिकल, अब एक बात देखो, प्री में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत ध्यान से समझ लेना। आर्टिकल 22(4) ये निवारक निरोध जो है ना, प्रिवेंटिव डिटेंशन, इसमें क्या आर्टिकल 22(4) और 22(7) को जब हम एक साथ मिलाकर पढ़ते हैं तो एक इसका निष्कर्ष निकलता है। क्या निष्कर्ष निकलता है? कि किसी भी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जाता है तो वो मैक्सिमम रखा जा सकता है 90 डेज तक। घर में ही नज़रबंद कर दिया, जैसे महबूबा मुफ्ती को नज़रबंद, महबूबा मुफ्ती कौन? कश्मीर की नेता है ना। तो महबूबा मुफ्ती को जब धारा 370 हटाई जा रही, धारा 370 जो है कश्मीर को विशेष अधिकार देती थी, तो उसके शुरुआत के 2 क्लॉज जो है हटा दिए गए, पूरी धारा नहीं हटाई गई है। धारा नहीं मतलब अनुच्छेद, अनुच्छेद 370 हटाया जा रहा था, उसके क्लॉज परिवर्तित किए जा रहे थे। तो उनको पता था कि ये जो लोकल लीडर्स हैं ये हो सकता है दंगे करवा दें, तो उनको घर में ही नज़रबंद करा दिया था कुछ दिन के लिए, हाँ या ना। तो यह क्या होता है, यदि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन 90 डेज से ज़्यादा यदि प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख रहा है, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट से फिर परमिशन लेनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है? कोर्ट से, जो भी, और कोर्ट कौन सा? हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। समय याद रख लेना, पीएससी टाइम पूछ सकता है कितना? 90 डेज का। यहां तक की पिक्चर क्लियर है? विरोध क्यों नहीं किया? आपको नजरबंद करा तो इसका विरोध भी तो कर सकते हैं ना, लीडर है तो उनकी पब्लिक कर सकती है। तो प्रशासन, देखो प्रशासन का काम क्या होता है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के नाम पर प्रशासन ये कह सकता है कि हम जो काम कर रहे थे, हमें पूरा अंदेशा था कि इनको यदि हम नज़रबंद ना करते तो ये दंगे करवा देते। तो समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक पर्टिकुलर या इंडिविजुअल पर्सन को हमने अलग से सेपरेट कर दिया। हमने जेल में नहीं डाला, हमने ये कहा है कि आपको कुछ समय तक अपने घर में रहना है, बहुत ज़्यादा समय तक नहीं। जैसे ही हमें लगेगा शांति है, चीज़ें नहीं हो पाएंगी, आपको फ्री हैंड कर दिया जाएगा। पूरी घाटी का जो है नेट ऑफ कर दिया था, सब चीज़ें ऑफ कर दी थी। तो आप ये भी कह सकते हो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन नेट के थ्रू आजकल सबसे ज़्यादा होता है सोशल मीडिया पर, हाँ या ना। तो आर्टिकल 19(1) का भी वायलेशन हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें जिन पर अभी हम और डिस्कस करेंगे। कुछ मैं आपको केसेस बहुत सारे हैं, मैं आपको बहुत सारे केसेस इनमें ऐड करके बता सकता हूं, लेकिन प्री में केस नहीं पूछे जाते हैं और हमें 90 डेज में केवल प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है। मेंस के लिए इन चीज़ों को इतने विस्तार से पढ़ाऊंगा कि एक चीज़ और ज़्यादा लेंदी हो जाए। एक दिन में 2 आर्टिकल ही पढ़ पाएंगे हम 1.5 घंटे में। क्लियर है? तो करेंगे चीज़ें। यहाँ तक का लिख लो, यहाँ तक सब लिखते जा रहे हैं, किसी कोई डाउट है? नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 22 के बाद आर्टिकल आता है 23। इसमें क्या लिखा है?
शोषण किया जाता है हमारा 3 प्रकार से। कैसे कैसे शोषण किया जाता है ध्यान देना। सबसे पहले एक होता है बेगार। क्या क्या चीज़ें होती हैं समझ लो। बेगार, बिन पगारी फुल रोजगारी, अनपेड लेबर, अनपेड लेबर। दूसरा होता है क्या, बलात् श्रम। बलात् श्रम मतलब फोर्स्ड लेबर। फोर्स्ड लेबर। और तीसरा क्या होता है, मानव दुर्व्यापार। मानव की वस्तुओं के रूप में खरीद बिक्री, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। मानव दुर्व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। बेगार क्या होता है, बिना पैसे दिए काम कराना बेगार कहलाता है। तो इसको भी आर्टिकल 23 के अकॉर्डिंग क्या किया गया है, इस पर पूर्ण निषेध लगाया गया है। बलात् श्रम, फोर्स्ड लेबर मतलब ज़बरदस्ती काम कराना, ये भी अपने आप में क्या है, एक गैरकानूनी काम है। आप ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते। दास प्रथा, स्लेवरी वगैरह इससे जुड़े हुए हैं चीज़ें, तो ये भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, पूर्ण निषेध है। मानव दुर्व्यापार मतलब मानव की वस्तुओं के रूप में खरीद बिक्री, ये भी स्लेवरी सिस्टम से जुड़ा हुआ है, वेश्यावृत्ति से जुड़ा हुआ है, महिलाओं के खासतौर से देह व्यापार से जुड़ा हुआ है। तो ये 3 चीज़ें आर्टिकल 23 के अकॉर्डिंग क्या कर दी गई हैं, रिस्ट्रिक्टेड कर दी गई हैं। इन पर पूरे तरीके से रिस्ट्रिक्शंस हैं, पूर्ण निषेध है ना, कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड। क्लियर हो गई बात। तो इसमें इतना ही। आर्टिकल 24 जो है, आर्टिकल 24 की हम बात करें तो ये भी इसी में आता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार वाले 23-24 में। इसमें लिखा है डायरेक्ट चाइल्ड लेबर, सुना है, बाल श्रम क्या होता है। हाँ, कि देखो इसमें 2 प्रकार की चीज़ें हैं। 0 से 14 साल का जो बच्चा होगा वो किसी प्रकार का कोई काम नहीं करेगा, और 14 से 18 साल का जो बच्चा होगा वो किसी भी प्रकार का खतरनाक जगहों पर काम नहीं करेगा, हैजार्डस प्लेसेस पर किसी प्रकार का वर्क नहीं करेगा। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना। और ये कैसा है आर्टिकल, ये एब्सोल्यूट है। सर अभी एक मूवी रिलीज हुई थी गंगूबाई करके शायद, वो इसी पर। कौन सी? गंगूबाई। गंगूबाई, आलिया भट्ट की। हाँ, उसके बाद कोर्ट ने कुछ फैसले किए, कुछ चेंज किया। तो मैंने मूवी देखी तो नहीं है, इसलिए उसमें मूवी का आइडिया नहीं मुझे बिल्कुल भी। ऐसा ही वो था कुछ जो आप बता रहे थे, देह व्यापार से रिलेटेड था। ऐसा ही कुछ था। मूवी भी शायद ऐसी ही कुछ है। प्रोस्टिट्यूशन से था, ठीक है। तो थोड़ा मैं मूवी नहीं देखी इसलिए मैं उसमें कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, मुझे आइडिया नहीं कि क्या है। हाँ, इससे हो सकता है माना, जो मैंने बोला मानव दुर्व्यापार। मानव दुर्व्यापार में कई चीज़ें, इसमें केवल स्त्रियों की बात नहीं हो रही, लड़कियों की। क्या पहले तो क्या होता था कि जो साउथ अफ्रीका है, यहाँ से त्रिकोणीय व्यापार होता था, जिसमें दास व्यापार बहुत ज़्यादा होता था। मानव को सीधा सा मतलब है मानव दुर्व्यापार का कि मानव की किसी वस्तु के रूप में खरीद बिक्री, ठीक है, आप उनको बेच रहे हो, खरीद रहे हो, दास बना रहे हो। एक मूवी है इसके ऊपर, आप देख सकते हो। मूवी का नाम है 12 ईयर ऑफ अ स्लेव। 12 ईयर ऑफ अ स्लेव। यदि आपको दास प्रथा को बहुत अच्छे से समझना है ना, जो प्राचीन समय में खासतौर से अमेरिका में काले गोरे लोगों में बहुत बड़े लेवल पर चली है दास प्रथा, है ना, तो इस मूवी के द्वारा आप उसे समझ सकते हो। 12 ईयर ऑफ अ स्लेव वाकई में बहुत बहुत शानदार मूवी। IMDb रेटिंग इसकी 9 से ज़्यादा है, तो देखना। चलो, यहाँ तक चीज़ें हो गई। आर्टिकल 24, 23 हो गया कंप्लीट। 23, 24 में किसी कोई डाउट हो तो अभी मुझसे पूछ सकते हो, आपको मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूँ। हाँ जी, ठीक है। राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23, 24 कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की। क्लियर हो गई बात यहाँ पर। आर्टिकल 20 जो है उसकी हेडिंग चेक करना एक बार क्या है, उसको लेकर मैं बहुत देर से मेरे दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा है। नहीं, अरे इसमें मैं गूगल का बोल रहा हूँ, गूगल पे चेक करो एक बार, या अपनी बुक वगैरह में चेक कर लो। आर्टिकल 20 की हेडिंग देख लो, वो हेडिंग मुझे
कंफ्यूज ही कर रही है, नहीं तो आपका एग्ज़ाम में यदि वहाँ से हो गया तो डिस्टर्ब हो सकता है चीज़ें, रिस्क नहीं लेना। एक्चुअल हेडिंग चेक कर लो, आर्टिकल 20 क्या है। आपको आर्टिकल 20 और 22 ये दोनों कोर्ट कचहरी से रिलेटेड हैं तो डिस्टर्ब करते हैं। आर्टिकल 20 की देख लो, अपराधों की दोष सिद्धि में संरक्षण। दोष सिद्धि में संरक्षण। और 22 का क्या है हेडिंग? गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण और अपराधों में दोष सिद्धि का संरक्षण, है ना, ये हेडिंग याद रखना है आपको। चलो आर्टिकल 20 यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसमें पूरा का पूरा वो कराऊंगा, क्या, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और ये पूरे फंडामेंटल राइट्स हमारी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट होंगे। क्लियर है? यहाँ तक कुछ चीज़ें जो हैं वो आप मुझे बताओ कि यहाँ पर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप पूछ लो। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें? संविधान सभा का रिवीजन कर लिया है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। कुछ चीज़ें पूछ लेता हूँ आपसे मैं, जैसे कि पहली चीज़ ये कि संविधान सभा में जो कानूनी सलाहकार थे वो कौन थे? कानूनी सलाहकार BN राव थे, है ना, पढ़ के आए हो मतलब। संविधान सभा को हिंदी में लिखने का काम किसने किया? बसंत कृष्ण वैद्य ने। बसंत कृष्ण वैद्य ने संविधान को हिंदी में लिखा। इंग्लिश में किसने लिखा था? राजा राम नहीं, रायजादा, प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा था। ठीक है। संविधान सभा में सबसे पहले बोला कौन था और क्या बोले थे? सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया जाएगा। क्यों बनाया जाएगा? संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो पर्सन नॉमिनेटेड था, पहला नॉमिनेटेड डिप्टी चेयरपर्सन कौन थे? उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथनी। हो गई बात कंप्लीट। संविधान सभा में एकमात्र साम्यवादी नेता सोमनाथ लाहिड़ी। संविधान सभा में PH मोदी कौन थे? एकमात्र पारसी नेता थे। कौन कौन शामिल नहीं था खास लोग? वेरी गुड। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? वेरी गुड, ठीक है, क्या बात है, सब बहुत इंटेलिजेंट हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी? पचमढ़ी। संगीत राजधानी? मैहर। खेल राजधानी? इंदौर। आर्थिक राजधानी? इंदौर। संस्कार राजधानी? संस्कृति राजधानी? उज्जैन। ठीक है, कितनी राजधानियां हो गई? 8-10 राजधानी, 11 राजधानियां हैं टोटल। न्यायिक राजधानी? जबलपुर, है ना। प्रशासनिक राजधानी? भोपाल। तो यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ों को याद रखना है हमें कि कितनी राजधानियां हैं। अच्छा एक बात बताओ, मध्य प्रदेश भवन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश भवन दिल्ली में, ठीक है। और भारत भवन? भारत भवन भोपाल में है। मध्य प्रदेश भवन दिल्ली में है और भारत भवन भोपाल में। भारत भवन को इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंडिया हाउस। तो इंडिया हाउस कहाँ है? लंदन में है। 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने स्थापित किया था। इंडिया हाउस लंदन में है, ठीक है। तो इंडिया हाउस लंदन में है, भारत भवन भोपाल में है, मध्य प्रदेश भवन दिल्ली में। ये फैक्ट ना दिमाग की धज्जियां उड़ा देते हैं, मिसलेनियस फैक्ट, और ये आते जरूर हैं एग्जाम में। MBPSC में 4-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? कब हुई थी सिया? भोपाल गैस ट्रेजेडी 1980 2 से 3 दिसंबर की मध्यरात्रि में। तिथि क्या थी? ईयर 84 था, ठीक है। ये एग्जाम में आया है MBPSC। कौन सी ईयर में आया था? 2021। MBPSC 2021 में आया था। 21-22 के प्री में आया था ये क्वेश्चन, जिसमें लगभग लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने गलत कर दिया था। और फैक्ट कुछ नहीं लिखा था
83, 84, 85, 86 ऐसी डेट लिखी थी। तो अब भोपाल गैस त्रासदी वर्ल्ड वाइड फेमस घटना, ट्रेजिडी, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। कौन सी गैस लीक हुई थी इससे? मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड यहाँ से लीक हुई थी। और कंपनी का नाम क्या था? यूनियन कार्बाइड। आप चाहो तो ये बरखेड़ी से आप जिनसी तरफ आते हो ना, तो उसके बीच में ये आपको कंपनी मिलेगी, अंदर मत जाना, पता नहीं कौन कौन से केमिकल है, नहीं तो वहाँ पे खरबूजे होकर निकलो बाहर। दूर से चाहो तो देख सकते हो। मैं अपने दोस्तों के साथ 2017 में जब हमने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, हम वहाँ गए थे, उसे हमने दूर से देखा, रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर नहीं गए। और वाकई में उसे देख के ऐसा लगता है कि क्या मंजर रहा होगा उस रात का, पूरे बरखेड़ी, ऐसबाग और पूरा जो एरिया है जहांगीराबाद तक का, है ना, यहाँ जिनसी तक, ये पूरे इलाके में फैला था। वो पूरा वर्ल्ड वाइड फेमस ये इलाका वो रहा है कि भोपाल गैस ट्रेजिडी आज भी लोग एग्जाम्पल देकर आपदाओं से बचते हैं, है ना। उस चीज़ को थोड़ा सा याद रखना, है ना। डिजास्टर मैनेजमेंट पे ये क्वेश्चन पूछता है वो कि कब आया था ये, मेंस में भी यहाँ से डिजास्टर मैनेजमेंट में क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर हो गई ये बात? चलो, यहाँ पर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, अपने पर्सनल डाउट बता दो, मैं ले लेता हूँ। पढ़ाई में लेकर कोई दिक्कत आ रही हो, कहीं से कोई भी चीज़ें हो तो उसको हम क्लियर कर लेते हैं। 5 मिनट का थोड़ा सा आप ब्रेक ले लो, देन पवन सर की क्लास स्टार्ट हो रही है, यूनिट 7 स्टार्ट होगी आज से, है ना, पहली क्लास रहेगी, साइंस स्टार्ट होगी, तो आप थोड़ा ढंग से उसको पढ़ना। संविधान और संवैधानिक और सांविधिक में क्या अंतर है? जो चीज़ संविधान में ओरिजिनली लिखी है वो संवैधानिक कहलाती है, और जो अमेंडमेंट करके जोड़ी गई है बाद में वो सांविधिक कहलाती है, ठीक है। तो वो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल जो चीज़ें होती हैं, उसको थोड़ा सा अलग डिफरेंट में माना जाता है। जो बात एक्ट में रहती है ना उसे स्टैट्यूटरी कहते हैं, ठीक है। वो चीज़ें हैं, मैं आपको और क्लियर कर दूंगा। तो संविधान में कुछ कोई बोल रहा था क्या? बोल रहे हैं कुछ? हाँ, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A में वो मैं क्या है, तीनों आपको एक साथ कराऊंगा, 21, 45 और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो, तो तीनों एक साथ कराऊंगा तो माइंड में रहते हैं, कंफ्यूजन नहीं होता है, इसलिए मैंने स्किप किया है उसे। 21A, आर्टिकल 45 DPSP का, और फंडामेंटल ड्यूटी का, जो फंडामेंटल ड्यूटी में जो 11वां अनुच्छेद जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 में, ये 3 परिवर्तन हुए। ये आर्टिकल जुड़ा है, 11वां मौलिक कर्तव्य जुड़ा है, और 45 की भाषा चेंज हुई है। अलग अलग पढ़ते हैं ना, कंफ्यूज हो जाओगे, एक ही रो में करा दूंगा, मतलब मेरी परसों नरसों की जो क्लास होगी उसमें, ठीक है। और किसी कोई डाउट? हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर को जो मिला था नोबेल प्राइज 1916 में नहीं, 1913 में मिला था। हल्का सा डाउट था, मैंने गूगल किया, 13 निकल के आया, 1913 कर लेना। रविन्द्रनाथ टैगोर को जो आपने लिखा था कि पहला नोबेल प्राइज कब मिला था, 1913 में, है ना। 16 बोल दिया था मैंने, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, उसे सही कर लो। वो ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाहियत को हटाना था, मतलब ऐसा नहीं हो रहा है लाल फीताशाही होता है, नौकरशाही, जैसे हम, लाल फीताशाही अलग कंसेप्ट है, जुड़ा हुआ उसी से। वो एक प्रकार से जो नौकरशाही शब्द है ना, कि शाही तरीके के नौकर, उस मानसिकता को हटाने के प्रावधान में था वो, कि लाल बत्ती एक ऐसा सिस्टम दर्शाता था जो अंग्रेजियत दिखाता था, अंग्रेजों की मलकियत दिखाता था, कि वो लोग आते थे, लाल बत्ती का सिस्टम उन्हीं ने शुरू किया था, उसको हटाने के लिए। वो इससे आप नहीं जोड़ सकते कि वो ये अधिकार या आर्टिकल 18 का, उपाधियों का, इससे नहीं जोड़ सकता। वो पढ़ाया जाता है, मैंने बहुत अच्छे उसके एग्जाम्पल दिए हैं, बहुत विस्तार से पढ़ाता हूँ। वो पढ़ाते हैं हम लोक प्रशासन में, है ना, लाल फीताशाही वगैरह जब MPPSC में आता है लोक प्रशासन, उसमें बहुत विस्तार से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। प्री के टाइम पे थोड़ा सा कंसेप्ट से हट के केवल फैक्ट पर उन चीज़ों पर बात करो, सिलेबस में समय कम है। हाँ जी, भावनाओं में नहीं बहना है ना, सिलेक्शन लेना है, तो जो सिलेबस में लिखा है उसको कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद फिर जो मन में आए वो करते रहना है, पहले सिलेबस कंप्लीट होगा। क्लियर? किसी कोई डाउट? थैंक यू सो मच, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।